from selling agricultural land, income from selling sale of agricultural produce or income from renting out agricultural property. अब आप लोगों को पता है एग्रीकल्चर इनकम की जब हम बात करते हैं, इट इज द इनकम फ्रॉम सेल्स लाइक स्टॉक और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो दो कंडीशन है कि पहला तो वो जमीन है वो भारत के अंदर होनी चाहिए और दूसरा उसको आप एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, एक तो वो जमीन है वो भारत के अंदर होनी चाहिए और दूसरा ये भी कंपल्सरी है कि आप उसको किसके लिए यूज कर रहे हो, आप उसको एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज करना है। सो इनकम फ्रॉम सेलिंग एग्रीकल्चर मशीनरी आर separate tax treatment or categorized different from tax purpose. However, income from sale of agricultural produce is primary component of agricultural income. ठीक है, अगला सवाल, किसी लैंड को एग्रीकल्चर लैंड कब बोला जाएगा? यस, कल्टीवेशन ऑफ लैंड। देखो, एनी लैंड का मतलब एग्रीकल्चर लैंड के मतलब नहीं होता, क्योंकि एग्रीकल्चर पर्पस होना जरूरी है। ठीक है, बताया था ना, एग्रीकल्चर वो लैंड एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज की जाए और सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो इंडिया के अंदर सिचुएटेड हो। If the land is situated in India and used for the agriculture purpose, एक तो वो इंडिया के अंदर सिचुएटेड हो और एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज की जा रही हो। तो दूसरा रेंटिंग आउट कमर्शियल तो नहीं होती, नॉन एग्रीकल्चर इनकम हो जाएगी। और एनी इन्वेस्टमेंट सच एज स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स तो बिल्कुल होगा। तो ये कल्टीवेशन ऑफ लैंड, जहां पर आप कुछ कल्टीवेट कर रहे हो। सो इनकम फ्रॉम कल्टीवेटिंग लैंड इज टिपिकली कंसीडर्ड एग्रीकल्चर इनकम फॉर टैक्स पर्पस। एक्टिविटीज रिलेटेड टू लैंड अदर देन कल्टीवेशन मे नॉट बी कैटेगराइज्ड एज एग्रीकल्चर इनकम। तो उसके अलावा कोई भी इनकम है वो एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट नहीं बनती, वो एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट है वो नहीं बनती। इज इट क्लियर बेटा? यस, तो क्या हो जाएगा आंसर? कल्टीवेशन ऑफ लैंड। अगला सवाल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैंने आपको चार्ट याद करवाया था 7वीं क्लास में, रबड़ थी 8वीं में, ऐसे करके कॉपी करके मैंने आपको पढ़ाया है। अरे यार, आंसर ही दिख गया क्या? आंसर ही दिख गया क्या? आंसर दिख गया ना, स्लाइड आगे पीछे होगी, आंसर भी दिख रहा है, फिर भी गलत कर रहे हैं। पहले में क्या लिखा हुआ? फॉर इंडिविजुअल एंगेज इन ग्रोइंग मैन्युफैक्चरिंग टी एक्सटेंड टू 50। ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी में कितना है? 40%। और दूसरा भी इनकरेक्ट है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर कितना है? स्पेशल टैक्स प्रोविजन फॉर, मतलब ऊपर नीचे कर दिया ना, डिटरमाइन द टैक्सेबल डिडक्शन। तो कितना है? इनफैक्ट डिडक्शन इज अलाउड फॉर 60%, स्वैप हो गया। ठीक है, इट इक्वेट्स डिडक्शन ऑफ 40%, रियलिटी इक्वेट प्रोविजन अलाउड टैक्सेशन ऑफ नॉट डिडक्शन ऑफ, इनफैक्ट डिडक्शन इज 60%। ठीक है, प्रोविजन या डिडक्शन। इस क्वेश्चन को पढ़िए, उत्तर करने की कोशिश कीजिए। अगर नॉन एग्रीकल्चर इनकम 4,52,000 है और एग्रीकल्चर इनकम 40,000 है तो लायबिलिटी कितनी बनेगी? ओके, देखो अब बेसिकली रूल क्या है कि मैक्सिमम आपकी एग्रीकल्चर इनकम कितनी होनी चाहिए, ये कंडीशन है 5,000 एलिजिबल फॉर एग्रीकल्चर कैन रिड्यूस इन केस इंडिविजुअल टैक्स लायबिलिटी कैन रिड्यूस ड्यू टू रेजिंग ऑफ नो टैक्स लायबिलिटी। 5,000 से 5,000 वाली कंडीशन है, कौन सी? 5,000 वाली। और दूसरा एक और भी है, जो एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर इनकम है वो भी आप लोगों की किसमें आनी चाहिए? दैट शुड आल्सो अंडर टैक्स देना। जो उस टाइम पे आपका रेट चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो इनकम टैक्सेबल होनी जरूरी है। उस इनकम का टैक्सेबल होना जरूरी है, अगर वो इनकम टैक्सेबल नहीं है तो आप उस दूसरी नॉन एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं ले सकते। मतलब ये वो टॉपिक्स हैं जिनमें से एक एक सवाल बचता है हमेशा, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा एक एक करके। मतलब एग्रीकल्चर इनकम से आपको एक सवाल आएगा, एग्रीकल्चर इनकम, और दूसरा एक वो चार्ट है, वो चार्ट से बहुत ज्यादा सवाल पूछा जाता है। कई बार तो मैथ्स का कॉलम में पूछ लेते हैं, कभी कभी तो मैथ्स का कॉलम में पूछ लेते हैं चार्ट से सवाल, मैथ्स का कॉलम। ओके, तो इनकम फ्रॉम ग्रोइंग रीफर एंड फ्लावर्स, ठीक है, लताएं और फूल लगाने से जो होने वाली इनकम है वो कौन सी इनकम है? वो एग्रीकल्चर इनकम है। ठीक है, वो कौन सी इनकम है? एग्रीकल्चर इनकम है। अब इसमें पोल्ट्री फार्म, हॉर्टिकल्चर वगैरह ये उसका पार्ट है, वो नहीं बनता है। एनिमल्स और ग्रोइंग हॉर्टिकल्चर, सॉरी हॉर्टिकल्चर इसके अंदर आ जाता है, पोल्ट्री फार्म इसके अंदर नहीं आता। ठीक है, ये जो आप फूलों की है ना, सब्जियों की जो खेती बाड़ी करते हो तो लिस्टेड डू नॉट जनरली क्वालिफाइज एज द अदर ऑप्शंस। ठीक है, तो ये है सिर्फ और सिर्फ आपका एग्रीकल्चर का हिस्सा। ठीक है, ये होता है जिसमें फसलों की खेती, जानवरों का पालन पोषण या फिर फूल फल और सब्जियां जैसे बागवानी। ठीक है, हॉर्टिकल्चर बेसिकली क्या होता है? बागवानी होता है। हॉर्टिकल्चर को क्या बोलते हैं? बागवानी। तो बागवानी से होने वाली इनकम भी आप लोगों की कौन सी इनकम होती है? वो भी आप लोगों की कृषि आय के रूप में योग्य होती है। इसमें कृषि आय मतलब एग्रीकल्चरल इनकम, कृषि आय का मतलब एग्रीकल्चर इनकम। इसमें चार्ट है ना बेटा, आप लोगों ने देखा होगा, वो रबड़ वाला, कॉफी वाला 40%, 60%, 35, 65 ऐसे करके चार्ट है, वो जरूर से पढ़ के जाना। अगर नहीं पढ़ा, अगर कुछ भी नहीं पढ़ा टेक्स्ट में ना, तो वो चार्ट जरूर से एक बार पढ़ेगा। वैसे मैं आपको लिंक देता हूं इस क्लास के तुरंत बाद, एक मैराथन है आपकी 3 घंटे के आसपास, उसमें 5 से 6 टॉपिक्स है। ठीक है, वो क्लास के एंड में ना मेरे को याद दिला देना, मैं इसी कोर्स में लिंक पेस्ट कर दूंगा, आप अभी दे दूंगा बस, क्लास खत्म। इसके भी 3 पार्ट होंगे, तो इसमें 30 क्वेश्चन करेंगे आज की क्लास में। एग्रीकल्चर इनकम और बिजनेस इनकम वो मैंने बना के दिया हुआ है। मतलब अगर आपने टेक्स्ट कुछ भी नहीं पढ़ा ना, तो वो मैराथन देख लो, आपके 2-4 सवाल उसी से निकल आएंगे, 2-4 सवाल तो उसी से निकल जाएंगे। तो चलो मार्केटिंग वाले भी दे देता हूं। तो बोल रहा है
the following type of agriculture income include earning from selling livestock and dairy products? तो ये एग्रीकल्चर, सेलिंग लाइवस्टॉक एंड एग्रीकल्चरल लैंड, ये क्वेश्चन तो सही नहीं लगा, ये क्या क्वेश्चन क्या है यार, ये तो क्वेश्चन मेरे को गलत लगा, ये क्वेश्चन क्या बोल रही है? टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड फ्रॉम एग्रीकल्चर बिजनेस, ओके, सेलिंग दिस इंक्लूड क्रॉप्स, इट आल्सो इनकॉर्पोरेट्स इनकम फ्रॉम लाइवस्टॉक, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड पोल्ट्री। अच्छा, एग्रीकल्चर इनकम नाउ की एग्रीकल्चर लैंड, रुको, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड है क्या? रुको, रुको एक सेकंड, ये रॉन्ग है ना, गलत है। ये क्वेश्चन ही गलत है, ये नहीं होगा, ये सही, ये नहीं है, ठीक है, ये क्वेश्चन गलत है, इसको मैं चेक करूंगा अगली क्लास में, ठीक है, ये सही नहीं है क्वेश्चन, दोबारा चेक करेंगे, कोई बात नहीं। ये वाला सही है, शुगर टेक्सटाइल, ये किस कैटेगरी में आएगा, ये आप लोग देख सकते हो, एग्रीकल्चर बिजनेस या एग्रीकल्चर लैंड, ये वाली क्लासिफिकेशन तो नहीं है ना एग्रीकल्चर। नॉन एग्रीकल्चर, ये वाला किसी से रिलेटेड होता है, एग्रीकल्चर बिजनेस तो होगा, ये वाला तो सही है, लेकिन पहले वाले में कुछ दिक्कत है, ये वाला तो सही है, डी होगा वो, इसमें ये तो किसी भी तरीके से मेरे को फिट नहीं लगा, लेकिन इसको देखूंगा, ये वाला सही है, ठीक है, ये वाला आप लोगों का सही है, एग्रीकल्चर बिजनेस। उस बिजनेस में तो बाकी सब चीजें भी जैसे भी पढ़ा शुगर टेक्सटाइल, तो ये एग्रीकल्चर बिजनेस का पार्ट है, वो बन जाती है, टेक्सटाइल, जूट एंड अदर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। ये देखूंगा, ठीक है, मैं इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत है, इसको एक बार चेक करूंगा मैं, डेयरी फार्म एग्रीकल्चर का पार्ट है क्या या नहीं? डू नॉट फॉर्म अ पार्ट, ब्रीडिंग, रियरिंग लाइवस्टॉक ये नहीं आता, पोल्ट्री फार्म, डेयरी फार्म, ये लाइवस्टॉक, ये सब एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट नहीं है, दे आर नॉट द पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, ये एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट नहीं है, दोनों ही नहीं है, बिल्कुल ना एग्रीकल्चर ना पोल्ट्री फार्म। ब्लॉक ऑफ एसेट्स, assertion सही बोल रहा है क्या? रुको, assets of those similar characteristics, this group of can be tangible or intangible, have similar assets and use of it, intangible can be block of buildings, machinery, plants and intangible हो जाएगा, the depreciation on block assets is calculated on written down value। दूसरा क्या बोल रहा है? the depreciation is straight line written down value, यहाँ पे गलत है, written down value में, ये तो सही है। ब्लॉक्स का मतलब क्या होगा? what is the meaning of block? ब्लॉक का मतलब क्या होगा? ये कि जैसे वो tangible हो फिर या intangible हो, उसके अंदर क्या क्या है बिजनेस पर्पस के लिए, इधर क्या होना चाहिए था? written down, जो हमने अकाउंट्स में भी पढ़ा था, ये सवाल हमने कहाँ पे पढ़ा था? अकाउंट्स में भी पढ़ा था, अकाउंट्स के अंदर इस क्वेश्चन को हमने आज सुबह की क्लास में क्या किया था? कवर किया। अगला सवाल, अगर आप किसी एसेट पे डेप्रिसिएशन क्लेम करना चाहते हो तो उसकी कौन कौन सी कंडीशंस होनी जरूरी है? उसकी कौन कौन सी कंडीशंस होनी जरूरी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ब्लॉक ऑफ एसेट्स की बात हो रही है बेटा, रुको फिर चेक करें एक बार। एक सेकंड, दो नहीं आएंगे, एक लैंड नहीं आएगा डेप्रिसिएशन में और एक गुडविल नहीं आएगा, बाकी जो है वो आएंगे, ये नोट डाउन करो, लैंड और गुडविल नहीं आएंगे, लैंड और गुडविल नहीं है, तो ये तो पढ़ा होगा। एसेट शुड बी ओन्ड बाय द एसेट, पहली कंडीशन फुलफिल करना जरूरी है, बिजनेस प्रोफेशन और पर्सनल यूज, पर्सनल यूज हो गया, यूजफुल लाइफ मोर देन 5 ईयर, ऐसा कुछ नहीं है, एसेट शुड बी पुट टू फाइनेंशियल फॉर व्हिच क्लेम इज मेड और एसेट शुड हैव यूजफुल लाइफ ऑफ मोर देन 1 ईयर। चौथी स्टेटमेंट पहली, चौथी और पांचवी सही है ना? एसेट शुड बी ओन्ड बाय एसेट, देखो पहली कंडीशन, अभी जिसने नहीं पढ़ा तो देखो, बिजनेस पर्सनल यूज के लिए नहीं हो सकता, उसने बोला या तो बिजनेस यूज के लिए हो या फिर प्रोफेशनल यूज के लिए हो, यूजफुल लाइफ मोर देन 1 ईयर होना चाहिए, मतलब 1 साल की ही तो कम से कम डेप्रिसिएशन आप क्या करोगे, क्लेम करोगे, इस वजह से एसेट शुड नॉट बी रिक्वायर्ड बाय पर्सनल यूज हो गया, एसेट शुड बी पुट टू यूज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर और एसेट शुड नॉट हैव बीन फुली डेप्रिसिएटेड और क्लेम एज एन एक्सपेंस टू द प्रीवियस ईयर, ये एक बार पढ़ लीजिएगा। तो इसमें से दूसरा तीसरा गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें पर्सनल यूज आ गया और मोर देन 5 ईयर ऐसा कुछ नहीं है, 5 साल का कोई ऐसा कंडीशन, ठीक है। हाँ, ब्लॉक ऑफ एसेट्स में नहीं आएगा, डेप्रिसिएशन पर्पस के लिए, समझ रहे हो? अब लैंड और गुडविल, लैंड और गुड, ठीक है, ब्लॉक ऑफ एसेट्स। तो सेकंड पॉइंट देखो, पर्सनल पर्पस थोड़ी होगा बेटा, बिजनेस पर्पस के लिए करोगे ना, पर्सनल लिखा हुआ है ना साथ में, समझ क्यों नहीं रहे? बिजनेस हो तो सही है, लेकिन वही तो दिक्कत है ना पढ़ने वाली, हमारी क्वेश्चन पढ़ने की जो दिक्कत है वो यही है कि यहां तक पढ़ा मैंने, यहां तक पढ़ा, ये नहीं लिखा कि साथ में उसने पर्सनल पर्पस भी लिख दिया। क्या लिख दिया? पर्सनल पर्पस भी लिख दिया। अरे वो डेप्रिसिएशन की बात नहीं, ब्लॉक ऑफ एसेट्स की बात हो रही है, वो तो मुझे भी पता है, इंटेंजिबल पे अमोर्टाइजेशन होता है, ब्लॉक्स नेचर की बात हो रही है, उसमें वो बोल रहे हैं कि लैंड और गुडविल नहीं आएगा, मतलब दे आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पर्पस। यस, ऑब्वियसली बात है, वो उसके अंदर इंक्लूड इसी वजह से नहीं किया गया।
प्लांट एंड मशीनरी 15% है, ठीक है, ये तो बेसिक क्वेश्चन था, आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा था तो अभी आपको पता होना चाहिए कि जो प्लांट और मशीनरी है, ठीक है, उसके लिए एज पर इनकम टैक्स मान के चलते हैं कि 15% जो डेप्रिसिएशन है वो क्या होगा, वो इस पे चार्ज किया जाएगा 15% अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स एक्ट. Depreciation is a method to allocating the cost of tangible over there. Refers to the equipment. 15% means tax purpose a business can deduct 15% of original cost and machinery each year from its taxable value. ये तो नेचर बताया होगा, ठीक है, और तब तक उसका फायदा लेते होगे तो अप्रोक्सीमेटली कितने साल हुए लैंड और मशीनरी में? 6-7 साल तक आप उसका फायदा ले सकते हो, क्योंकि 6 और 7 साल के बीच में जाके 7वें साल में अप्रोक्सीमेटली वो एसेट्स की जो यूज प्लांट और मशीनरी की जो यूजफुल लाइफ है वो क्या हो जाएगी, वो एंड हो जाएगी. कौन सा बंदा है जो एडवांस टैक्स देने के लिए, मतलब जिसके लिए कंपल्सरी एडवांस टैक्स देना, मतलब जो एडवांस टैक्स देगा? बंदा अगर आपने यूनिट नहीं पढ़ी ना तो इसकी एक वीडियो है ना, वो उसका लिंक इसी कोर्स में पेश करूंगा जस्ट इस वीडियो के एंड में, उसको आप एक बार जरूर से देख लेना. हो सकता है आपको 2-3 सवाल, एक बार तो पिछले आई थिंक वो 21 में ली थी, टोटल आई थिंक 11 क्वेश्चन आए थे, उसमें से 7 क्वेश्चन उस सिंगल वीडियो से आ गए थे, मतलब जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा था वो वीडियो देखे थे फिर भी वहां से उनको 14 नंबर मिल गए थे. 10,000 से जिसकी ज्यादा टैक्स लायबिलिटी है, ठीक है, जैसे हम भी एडवांस टैक्स पे कर देते हैं, अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी है वो 10,000 रुपए से ज्यादा है, अगर आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो मोर देन 10,000 है, तो और इसके अंदर और भी है कि कौन कौन सा बंदा है वो एलिजिबल नहीं है, ठीक, जो 58 के अंदर सीनियर सिटीजन है या फिर सैलरीड इंडिविजुअल है, इनके लिए एडवांस टैक्स पे करना जरूरी नहीं है. अंडर मे नॉट बी रिक्वायर्ड टू पे एडवांस इफ दे मीट द प्रिस्क्राइब्ड क्राइटेरिया. लेकिन अगर आपने 10,000 वाली जो कंडीशन है इसको पूरा कर दिया, मतलब आपका जो मिनिमम टैक्स है वो 10,000 रुपए से ज्यादा बन रहा है, तो उस केस में आप लोगों को एडवांस टैक्स है वो एप्लीकेबल हो जाएगा. सीनियर सिटीजन के केस में होता है ना कि अगर वो भी बिजनेस में है ना, अगर वो भी बिजनेस में उसमें से वो वाली कंडीशन आता है तो उसके लिए एडवांस टैक्स पे करना कंपल्सरी होता है, अदरवाइज नहीं होता, अदरवाइज उसको जरूरत नहीं पड़ती. अभी यहां पर आपने ये पढ़ना है एग्जाम कौन सा, उधर क्या लिखा हुआ था जो इस टाइम पे एलिजिबल है, मतलब दे तो सभी सकते हैं. अभी ये थोड़ी देर पहले अभी बताया क्या कंडीशन है कि बंदा सीनियर सिटीजन हो लेकिन वो कोई अपना बिजनेस ना रन कर रहा हो, तो उसको क्या बोला जाएगा कि आप एडवांस टैक्स के केस में एग्जाम हो. एडवांस टैक्स में आप क्या हो, आप एग्जाम हो. क्या हुआ, आप एडवांस टैक्स में एग्जाम हो. एग्जाम मतलब आपको फिर एडवांस टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कंडीशन क्या है कि आप कोई बिजनेस ना रन कर रहे हैं, ठीक है, आप कोई बिजनेस ना रन कर रहे हैं. सो द एग्जाम्पशन फॉर सीनियर सिटीजन एडवांस इज लॉस इंक्लूडिंग इंडिया दिस प्रोविजन एक्नॉलेज द सीनियर सिटीजन मे हैव डिफरेंट फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेस एंड डिजाइन टू सिंप्लीफाई द टैक्स प्रोसीजर और टैक्स प्रोसीजर फॉर देम. तो इस वजह से बिजनेस वाली कंडीशन है वो इसके अंदर ऐड की गई. बिजनेस ओके जी, अगला सवाल. ये सब चीजें आप लोगों को याद आ जाएंगी, मतलब टैक्स में जो पढ़ा हुआ है ना, मतलब आपको इसके बाद ना इनकम टैक्स के अपने नोट्स रिवाइज करने का मन करेगा. प्रिजम्पटिव इनकम, इसका रेट कितना है, 50% है जो फ्रॉम अ प्रोफेशन. कितना है, 50% फ्रॉम अ प्रोफेशन. याद रखिएगा, रेट भी याद रखना, 50% है. तो 44 एडीएस लॉयर्स कम्स अंडर प्रिजम्पटिव इनकम, ठीक है, जो प्रोफेशन से है तो ये 44 एडी है और इसका जो रेट है वो आप लोगों को इधर देखने को मिल रहा है, मैंने बताया कितना 50% है फिजिकल. ये वो वाले टॉपिक्स हैं जो काफी ज्यादा ट्रेंडिंग है, ठीक है, मतलब आप ये समझ लीजिए कि इसमें से सवाल आएगा ही आएगा. और ये कौन फायदा दे सकता है अगर आपकी रिसीट 50 लाख से कम है, समझ रहे, रेट भी 50% है और इसका फायदा 44 एडीए का फायदा तभी ले सकते हो अगर आपकी जो प्रोफेशनल इनकम है वो किससे कम है, 50 लाख रुपए से कम है. कितने से कम है बेटा, 50 लाख रुपए से कम है, ओनली देन 50 लाख से कम होनी जरूरी है. सिंप्लीफाई इनकम फॉर इंडिपेंडेंट, अलाउ प्रोफेशनल टू डिक्लेयर प्रिजम्पटिव इनकम 50% ऑफ देयर ग्रॉस रिसीट एलिमिनेटिंग द नीड ऑफ डिटेल्ड अकाउंटिंग. और जो दोनों कंडीशंस होगी, एक तो जो रेट हो गया या 50% वाला हो गया, दूसरा की इनकम जो पैसा कमा रहे हो, जो रिसीव आप कर रहे हो वो भी 50 लाख से कम होना चाहिए. ठीक है जी, समझ आया? यस. अब तो आपको थोड़ा सा रिकॉल हो रहा होगा पुरानी नई चीजें जो पढ़ाई हुई है. प्रिजम्पटिव इनकम वालों को पूरा अमाउंट एडवांस टैक्स का पे करना पड़ता है. वो कब, एडवांस में तो आप लोगों को ऐसे 3-4 अलग-अलग 3-3 महीने का क्या करता है, डिफरेंस देता है. क्या करता है, 3-3 महीने का क्या करता है, आपको डिफरेंस देता है. लेकिन इधर वो क्या करता है वो बताएं. तब होती है 15 मार्च से पहले होल अमाउंट. ये भी आप लोगों ने याद रखना है, क्या होल अमाउंट, पूरे का पूरा अमाउंट क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा. पूरे का पूरा अमाउंट है वो पे करना पड़ेगा. बट देन इनको दे हैव टू पे द होल अमाउंट. क्या करना पड़ेगा, पूरे का पूरा अमाउंट वो बोल रहे हैं कि आप लोगों को पे करना पड़ेगा. और उधर आई थिंक जून सितंबर दिसंबर मार्च है तो वो मार्च, और इसमें ये भी रहता है वो एडवांस टैक्स वैसे तो 15 मार्च तक रखा जाता है, लेकिन फिर वो ये बोलते हैं कि अगर 31 मार्च तक भी दे देते हैं तो भी आप लोगों को कोई लेट फीस या कोई पेनल्टी नहीं लगेगी. तभी आपको कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, हम ये मान लेंगे कि ठीक है आपने 15 मार्च तक ही पे किया. सो अंडर 44 एडी ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एडी और एडीए. स्पेसिफाइड बिजनेस कैन ऑप्ट फॉर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन 50% रेट का 50 लाख से इनकम कानून कम होनी चाहिए. आपको कोई डिटेल नहीं होना चाहिए, आपको प्रिजम्पटिव परसेंटेज कितना है, 50%. कितना बोल रहा है वो, 50% बोल रहा है. कितना बेटा, 50%. क्लियर है जी. और आपको जो टैक्स पेबल है वो पूरे का पूरा पे कर दोगे कब, 15 मार्च से पहले. एक ही पेमेंट में लंप सम पेमेंट कर दोगे. क्या कर दोगे, यू विल मेक द लंप सम पेमेंट. पूरी की पूरी एक ही जगह पे आप क्या कर दोगे, पेमेंट कर दोगे. क्लियर है, कौन सा कितना हो जाएगा, बिफोर 15 मार्च. नहीं जो नॉर्मल इसमें नहीं, इसका तो यही है, मतलब जो
डाई मतलब समझ लो ना, जो रूल है वो 15 ही है, वो 15 दिन का है ना, वो ग्रेस पीरियड है, समझ लो ना वो 15 दिन का वो ग्रेस पीरियड है। आगे बढ़ने का पॉइंट, तो वो ग्रेस मतलब मान लेते हैं, लेकिन जो बुक्स में लिखा हुआ है, जो अथॉरिटीज के द्वारा दिया गया है, वो 15 मार्च ही दिया गया। कितना दिया गया है? वो अथॉरिटीज के द्वारा 15 मार्च ही दिया गया, 15 मार्च ही दिया गया। वो मैं समझ गया कि आपने बी क्यों बोला, लेकिन आप मेरे पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिए। 15 45 75 है ना, बताया था 15% पे करना है, फिर 15 45 पे करना है, 15 5 75% पे करना है, ये भी आप लोगों को मैंने याद करवाया था। नंबर सिस्टम कैसे करें? अरे मिल जाएगी बेटा नंबर सिस्टम की क्लास, आज ये क्लास अपलोड कर दे रहा हूं। अब कम टाइम है, लेकिन इतनी सारी चीजें करनी पड़ती है ना, अगर मतलब 10 दिन की और मिल जाती ना तो और बेहतर हो सकता, लेकिन स्टिल मैंने कोशिश की अपना बेस्ट देने की। अब ये तो आपको पता होगा कि मैंने कितना बेस्ट दिया या नहीं दिया। चलो देखो, अब प्रोफेशन कैन क्लियर इनकम एट द फिक्स्ड रेट ऑफ 75% ऑफ द ग्रॉस रिसीव्ड डिडक्शन, ये तो अभी बताया था कितना था, ये 50% था, 50% था अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को ये बताया। और दूसरा, एज ऑफ फाइनेंशियल ईयर द थ्रेशोल्ड फॉर एलिजिबल अंडर सेक्शन 44 एरिया ग्रॉस रिसीव्ड ऑफ 50 लाख, मतलब 50 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता, 50 लाख से कम ही होना चाहिए। 50 लाख 50%, दो चीजें याद रखनी, कितना? 50 लाख और 50%, 50 लाख और 50%, 50 लाख और 50%, ये दो चीजें आप लोगों को क्या करनी है बेटा, याद रखनी। बाकी देखो, आप सबको तो खुश कर नहीं सकते, बहुत सारे बच्चों को अच्छा नहीं लगा होगा, क्या कर सकते हैं? देखो मेरा, देखो मैं एक चीज आपको बताता हूं, जब आप कोई भी काम करते हो ना, तो ना उस काम से अगर आप खुश हो, आपको ये लगता है कि भाई मैं जितना कर सकता था मैंने उतना किया। अगर आप शीशे में देख के अपनी आंखों में आंखें डाल के बोल सकते हो कि भैया मेरे को, मैं जितना कर सकता था मैंने उससे ज्यादा किया, फिर आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि क्या बोल रहे हैं, ठीक है? अगर मैं बोलूं कि इस कोर्स में अगर कोर्स पर 5000 बच्चा एनरोल है, 5000 में से अगर 4990 बच्चों को उस कोर्स का फायदा हो रहा है, 10 को नहीं हो रहा, तो मुझे इसकी तरफ नहीं देखना, मुझे इसकी तरफ देखना है मेजॉरिटी कहां पे है, मेजॉरिटी कहां पे है, मुझे उस चीज पे ध्यान देना है। और दूसरा कि मैं यहां पे ना भी ध्यान दूंगा तो मेरी अपनी सेटिस्फैक्शन है कि मैंने इस कोर्स के लिए बहुत मेहनत की है, मेरी टीम ने बहुत मेहनत की है, और अभी भी रुके नहीं है, हम अभी भी कर रहे हैं। प्रैक्टिकल्स का मैंने आपसे कोई कमिटमेंट नहीं की थी, लेकिन मैं प्रैक्टिकल्स के बारे में भी सोच रहा हूं, लॉजिकल रीजनिंग की कोई कमिटमेंट नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने आपको वो सारा उसकी 2-3 क्लासेस लेके भी पढ़ाया है, तो जितना कर सकता था उससे ज्यादा ही किया है, और अगले बैच में तो और भी बेहतर करने वाला हूं, ये मैंने सोच रखा है। पेनल्टी से रिलेटेड है, अपने एफर्ट्स पे भरोसा रखो बस। अगली बार तो जो रिवीजन बैच आएगा ना, उसमें तो एक पहले मतलब रिकॉर्डेड वीडियो दूंगा जिसमें सारी इनकी रिवीजन होगी, मतलब 2 दिन पहले सपोज करो मार्केटिंग है तो एक वीडियो आएगी मार्केटिंग की 3-4 घंटे की फास्ट रिवीजन, उसके बाद अगले 2 दिन क्लास होगी, फिर एक दिन छुट्टी होगी, उस दिन वो क्लास देगी। उस तरीके से मैंने बहुत सारी चीजें प्लान की। सो अभी देखो, पहला है पेनल्टी है 234 के अंदर आती है, टैक्स पे डिफॉल्ट है, आपने पूरा बिल्कुल नहीं पे किया, आपने कम पे किया है, वहां पर पेनल्टी लगेगी। और इंटरेस्ट रेट है वो कितना है, वो 1% रेट है, ठीक है, ये आप लोगों को बताया था 234 में आता है। दैट पेनल्टी इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, जो पेनल्टी होती है ना वो इंटरेस्ट में होता है, मतलब समझो ना रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% है, वो चार्ज किया जाता है, जैसे टैक्स टू बी पेड आफ्टर द डिडक्शन ऑफ एडवांस टैक्स, मतलब एडवांस टैक्स की डिडक्शन के बाद जो अमाउंट बचता है उसके 1%, ऐसा नहीं जो पे कर दिया वो तो माइनस कर देंगे ना भाई, 100 रुपए से 70 रुपए तो दे दिए, तो अब इंटरेस्ट किस पे नहीं लगेगा, इसके गैप पे लगेगा, 30 पे लगेगा, किस पे लगेगा, 30 पे लगेगा, किस पे लगेगा, 30 पे बोलेगा, राइट? नहीं वो ऐसे लिखा हो तो वो 10% होगा, वो पार्शियल तो हो गया ना, आइदर कंप्लीट और इन पार्ट्स, क्लियर है? इस वजह से वो 90% वाले को कंडीशन पता है, लेकिन यहां पर स्टेटमेंट क्या बोल रही है उस पे हमें ध्यान देना है। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, कौन सी गलत है? ये एडवांस टैक्स के बारे में, अबाउट एडवांस टैक्स, ठीक है, अबाउट एडवांस टैक्स, अबाउट एडवांस टैक्स। सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि पहली में ही सेकंड की एक्सप्लेनेशन दी हुई है। तो पहली स्टेटमेंट तो सही है, चाहे सेल्फ एम्प्लॉयड हो, चाहे प्रोफेशनल, चाहे बिजनेस हो, अगर आपकी इनकम एक सर्टेन लिमिट को क्रॉस कर देती है, यू आर एलिजिबल और यू आर रिक्वायर्ड टू पे एडवांस टैक्स। फिर बोल देता है मनी दैट, चाहे वो शेयर से हो, इंटरेस्ट हो, फिक्स्ड डिपॉजिट पे, किसी भी तरीके की इनकम हो और जिसकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, आर एग्जाम फ्रॉम एडवांस टैक्स, इवन के वो बोलते हैं कि मतलब ये प्रॉपर ऐसा होना चाहिए, नॉट हैविंग अ बिजनेस, नॉट हैविंग अ बिजनेस इनकम, बिजनेस इनकम, ठीक है, नॉट हैविंग अ बिजनेस। इसलिए जो ये वाली स्टेटमेंट है ये भी सही है, ये वाली स्टेटमेंट है ये भी सही है। दिस डज इंक्लूड, ये इंक्लूड कर रहा है इन सब चीजों को, एक्चुअली ये इंक्लूड करता है, ऐसा बोला गया, इट एक्चुअली इंक्लूड्स। सी में डिफॉल्ट कितना परसेंट रेट है, ये तो अभी पढ़ा यार, ये तो निकाल ही दो, कितने परसेंट है बोला, 1% पर मंथ, और वो भी किस पे, आफ्टर डिडक्शन, आफ्टर डिडक्टिंग द एडवांस टैक्स पेड, एडवांस टैक्स पेड, आफ्टर डिडक्टिंग द एडवांस टैक्स पेड, क्लियर है? तो
234C में डिफॉल्ट पेमेंट के बारे में बात की जाती है, किसमें? एडवांस टैक्स। So interest under section 234C for default in payment of installment of advance tax is levied as 1% per month or part of month, 1% on the part short payment। समझ रहे हो? for short payment, जो आपने नहीं किया पेमेंट या जो भी नॉन पेमेंट, ठीक है? समझ रहे हो? अगर 100 है, 100 ही नहीं किया तो 100 पे, 70 कर दिया तो कितने पे? 30 पे। ये वाली इसकी क्या है? बेसिक कंडीशन। इसको आपने क्या करना है? याद रखना है। You have to remember this। आपको ये रेट है वो याद रखना है। अगला सवाल, जब हम इनकम टैक्स के लिए सैलरी की डेफिनेशन देखते हैं तो उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? सैलरी की बेसिक डेफिनेशन पूछी गई है। तो तीन चीजें आ जाएंगी, आपकी जो बेसिक सैलरी है वो भी आएगी, एचआरए जो भी आपका अलाउंसेस होते हैं वो, और उसके साथ साथ अगर किसी भी तरीके का बोनस आपको मिल रहा है। और इसमें भैया कि भाई सैलरी के लिए बेसिक कंडीशन ये है कि वो दोनों के बीच में एक रिश्ता होना चाहिए। किसका रिश्ता? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिश्ता होना जरूरी है, ठीक है? कौन सा रिश्ता होना जरूरी है? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिश्ता होना जरूरी है। इट इज वेरी कंपल्सरी। सो फंडामेंटल कंपोनेंट्स आ जाते हैं, हाउस रेंट अलाउंस आ जाएगा, और कोई भी बोनस जो आपको आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे मिल रहा है, ठीक है? आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो आपको उस पे बोनस मिल रहा है, तो वो बोनस भी, उस बोनस को भी किसका पार्ट माना जाएगा? उस बोनस को भी आपकी सैलरी का ही पार्ट माना जाएगा। दैट बोनस विल बी कंसीडर्ड एज पार्ट ऑफ योर सैलरी, राइट? यस। नेक्स्ट, मॉनेटरी परक्यूजिट्स के बारे में क्वेश्चन। ओके, मॉनेटरी परक्यूजिट्स आर टैक्सेबल फॉर, नॉन आर टैक्सेबल ओनली इन द हेड ऑफ स्पेसिफिक स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज। तो क्या बोल रहा है? नॉन लाइक द पर्सनल यूज ऑफ कंपनीज कार अकोमोडेशन, वो सबके लिए नहीं होंगे, ठीक है? वो सिर्फ स्पेसिफाइड के लिए होंगे। देखो मॉनेटरी तो किसमें आ गया वो आप लोगों का अभी तो पढ़ा। मॉनेटरी तो हिस्सा बन गया ना, जो मॉनेटरी परक्यूजिट्स है, एचआरए बोनस है, वो तो किसका हिस्सा बन गया? वो तो सैलरी का हिस्सा बन गया। तो फिर जो भी सैलरी ले रहे हैं उसके लिए तो वो क्या है? उसके लिए तो वो टैक्सेबल है। लेकिन जो नॉन मॉनेटरी हो जाएगा, जिसको मिल रहे हैं वो करेगा। मतलब अगर मेरे को गाड़ी मिल रही है, मेरे को कोई चीज है वो अपने एम्प्लॉय से मिल रही है, तो वो फिर मेरे पे डिपेंड करता है कि मुझे उस पे कितना टैक्स देना है ना? वो फिर हर किसी के लिए नहीं होगा, ठीक है? हर किसी के लिए जो चीज हर किसी को मिलेगी उस पे हर कोई टैक्स देगा, जो चीज स्पेसिफाइड बंदे को मिलेगी उस पे स्पेसिफाइड बंदा टैक्स देगा। इट इज सिंपल एज इट। ये बिल्कुल सिंपल बेसिक रूल है जो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। एक बंदे को 10,000 रुपए का लॉस हो गया, क्या बोल रहा है? कैपिटल कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस है ना, पढ़ा था? शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस नॉट कैन और नॉट कैन बी सेटल्ड बोथ अगेंस्ट। मतलब समझ रहे हो ना? जो शॉर्ट है, जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, उसको शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में से किया जा सकता है। मतलब जो शॉर्ट है ना, उसको शॉर्ट से भी और लॉन्ग से भी, लेकिन जो लॉन्ग है उसको सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग से किया जा सकता है, शॉर्ट से नहीं किया जा सकता। पढ़ा था? ये सुनो, याद है? जो शॉर्ट टर्म लॉस हो रहा है उसको शॉर्ट टर्म से भी कर सकते हो, लॉन्ग से भी कर सकते हो। लेकिन अगर लॉन्ग की बात करें तो उसको लॉन्ग से कर सकते हो, उसको शॉर्ट से नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। ये आपका सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड प्रोसेस का एक बहुत ही बेसिक सा कंसेप्ट है। कौन सा आईटीआर फॉर्म यूज किया जाएगा अगर बंदे की सिर्फ और सिर्फ सैलरी इनकम है? सैलरी इनकम है तो कौन से में जाएगा? आईटीआर 1 में। देखो ये जरूर से पढ़ के जाइएगा पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाता है। मैंने आप लोगों को एक ऐसा आईटीआर का चार्ट भी दिया था, कौन सी इनकम किसके अंदर आती है, कौन सी किसके अंदर नहीं आती है। तो फाइनल इंडिविजुअल इनकम रिटर्न कहते हैं ओनली सैलरी इनकम इन आईटीआर 1, आल्सो नोन एज सहज। और जो चार है वो किसमें आ जाता है? सुगम में। सहज और सुगम, सहज और सुगम। इट इज सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल विद इनकम फ्रॉम सैलरी, वन हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्स लाइक इंटरेस्ट। ठीक है? आईटीआर 1 है उसकी, इसका एग्जांपल मतलब इसकी टाइप बन जाएगा, इसके अंदर है। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी है? बहुत पूछा जाता है, ये इग्नोर कर देते हैं, इसको पढ़ते हैं जब सैलरी पे। मतलब एक स्टैंडर्ड डिडक्शन दी जाती है। क्या किया जाता है? स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो दी जाती है। वो कितनी है ये आपसे पूछा जाता है। एक स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो इधर आपको दी जाती है, कितनी है वो आपको बताना है। ओके, 50,000 रुपए क्या है? स्टैंडर्ड डिडक्शन की सैलरी इनकम मतलब आपकी है, तो आपको एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी। उसके बाद भी अगर आपकी सैलरी इनकम है वो क्रॉस कर जाती है, किसको? आपकी किसको क्रॉस कर जाती है? अगर वो क्रॉस कर जाती है आपकी जो टैक्सेबल इनकम है, तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अदरवाइज आप अगर 50% के बाद आप वो टैक्स एग्जाम में नहीं आते हो तो आपके
आपके लिए टैक्स पे करना जरूरी नहीं है, यू कैन फाइल द रिटर्न ऑफ नील की रिटर्न फाइल कर सकते हो। इट इज अ फ्लैट डिडक्शन, फ्लैट का मतलब समझ रहे हो ना, ये फ्लैट का मतलब है हर किसी के लिए 50,000 ही है, सीधा सीधा 50,000 रिड्यूस किया जाएगा फाइनल टैक्स लायबिलिटी को फाइंड आउट करने से पहले सीधा 50,000 पे क्या किया जाएगा, रिड्यूस कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, सीधा 50,000 क्या कर दिया जाएगा, रिड्यूस कर दिया जाएगा। 50,000 विल बी रिड्यूस्ड, सीधा 50,000 क्या कर दिया जाएगा, रिड्यूस कर दिया जाएगा। आई थिंक पहले 30, अभी 50 है। लीव एनकैशमेंट का सेक्शन कौन सा है? यस, ज्यादातर बच्चों ने सही बताया है। 10 10 8 8 मैंने आप लोगों को एक ऐसा चार्ट बना के दिया था ग्रेच्युटी वाला, और फिर अलग अलग कंडीशन जिसके अंदर चेंज होती है वो आगे इस तरीके से ना, तो वहां पे ये डिटेल में पढ़ाया हुआ था, उधर इसको काफी डिटेल में पढ़ाया गया था। Which section of income tax deals with the tax treatment of leave encashment received by the employee? अब उसके अंदर वो सब लिखा हुआ था, सेक्शन 10 सबसेक्शन 10A it provides exemption for leave encashment during the tenure service or at the time of retirement subject to certain limits। तो इसमें कुछ 20 लाख रुपए 30 लाख रुपए वाली क्या है वो कंडीशन है, ठीक है, वो चार्ट है वो आपको पढ़ाया हुआ। इंडिविजुअल रिड्यूस देयर टैक्स लायबिलिटी ऑन लीव एनकैशमेंट इनकम, तो ये आप लोगों को एक मौका देता है कि आप उस इनकम को, अपनी टैक्स लायबिलिटी को क्या कर सकें, रिड्यूस कर सकें, उसे रिड्यूस कर सकें। जो सबसेक्शन 1 है वो बेटा जो आप एग्रीकल्चर इनकम की बात करते हो, वो अलग है और ये अलग है, वो अलग है और ये अलग है। बोनस सैलरी में पर्क्यूलेट्स भी आते हैं और सारे पर्क्यूलेट्स में फुली टैक्सेबल है और किसी तरीके की कोई एग्जम्पशन नहीं है। ऐसा है क्या? ओके, तो अगर आप देखते हो पहली स्टेटमेंट तो ट्रू है लेकिन सेकंड गलत है, क्योंकि इसमें कुछ टैक्सेबल है, कुछ पार्शियली टैक्सेबल है और कुछ एग्जम्प्टेड है। सारे जरूरी नहीं है कि फुली टैक्सेबल है, कुछ फुली टैक्सेबल है, कुछ बिल्कुल एग्जम्प्टेड है, कुछ पार्शियली टैक्सेबल और पार्शियली एग्जम्प्टेड है, ठीक है। तो वो एक पूरा आपको चार्ट मिल जाएगा देखने को, ठीक है। तो इस वजह से व्हाई दे आर इंक्लूडेड इन कैलकुलेशन ऑफ सैलरी दे मे नॉट बी फुली टैक्सेबल, जरूरी नहीं है कि वो फुली टैक्सेबल होंगे, इट इज नॉट कंपल्सरी कि वो फुली टैक्सेबल होंगे। अगला सवाल, अच्छा सवाल है। चलिए देखते हैं सवाल का उत्तर। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन अभी बताया, फ्लैट अमाउंट कितना है, 50,000 रुपए है। फ्लैट अमाउंट कितना है, ये जो फ्लैट अमाउंट है वो कितना है, दैट इज 50,000। फ्लैट अमाउंट डिडक्शन कितनी है, 50,000, और इधर क्या लिखा हुआ है, कैन वेरी फ्रॉम ईयर टू ईयर, ये मतलब नहीं वेरी करती है। फ्लैट का मतलब क्या हुआ कि 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन दी गई है। क्या किया गया है, 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन दी गई है, और वो ना ज्यादा है फिर ना कम है, वो 50,000 ही है। सो स्टेटमेंट 1 is true, the standard deduction is indeed a flat amount deducted from the gross salary for tax calculation. The standard deduction for can vary and is subject to change, therefore it is not fixed amount at any time। तो ये गलत है, क्योंकि ये कितना है, ये 50,000, ठीक है, ये कितनी है, 50,000। ओके, अगला सवाल, लीव ट्रैवल अलाउंस। सेकंड में ये लिखा हुआ था बेटा 50,000, सेकंड में वो बोल रहे हैं कि चेंज हो सकती है, वो चेंज नहीं हो सकती। वो फ्लैट का मतलब क्या होता है, फ्लैट रेट का मतलब ये तो होता है। सर इनकम टैक्स के क्वेश्चन मस्त फ्रेम किए हैं, थैंक यू, टॉपिक रिवाइज हो जाए। चलो अच्छी बात है बेटा, आपको फायदा होना चाहिए। देखो अल्टीमेटली मेरे सारे एफर्ट्स इस चीज में है कि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। दोनों स्टेटमेंट है, अगर मतलब आप एलटीए का फायदा लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको किधर ट्रैवल करना पड़ेगा, इंडिया के अंदर ट्रैवल करना पड़ेगा, ऑफ द एम्प्लॉय एंड देयर इमीडिएट फैमिली, फिर उसमें आप और आपकी इमीडिएट फैमिली, समझ रहे हो। प्रोवाइड टैक्स बेनिफिट फॉर ट्रैवल, आप अपने लिए और अपने ट्रैवल फैमिली के लिए, मतलब सॉरी ट्रैवल फैमिली आपकी इमीडिएट फैमिली, उसमें कौन हो सकता है, आपका स्पाउस, आपके चिल्ड्रन, एंड सम केसेस डिपेंडेंट पेरेंट भी इसका क्या हो सकते हैं, पार्ट हो सकते हैं। एलटीए क्या है, एलटीए, एलटीए याद रहेगा। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स क्या है बेटा, ट्रू है, राइट। चलो एक और बात बताता हूं, इसका सेक्शन कितना है, इट इज सेक्शन 10 सबसेक्शन 5। सेक्शन कितना है, सेक्शन 5 10 सबसेक्शन 5 है, और विल नॉट बी पार्ट ऑफ, ठीक है, जो आपने एलटीए रिसीव किया है उसकी आप एग्जम्पशन ले सकते हो, ठीक है, फिर वो आपकी इनकम में इंक्लूडेड नहीं होगा। क्लियर, समझ आ गया। चलो इसके बाद दो सवाल होते हैं। ग्रेच्युटी इनकम से सवाल है, ग्रेच्युटी इनकम आपसे पढ़कर कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुए हैं, थैंक यू। चलो अच्छी बात है बेटा। सबसेक्शन 5 10 सबसेक्शन 5
अच्छा सवाल है, क्या आपको याद है या नहीं? ओके, लेट्स सी। द ग्रेच्युटी रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। अगर एक ग्रेच्युटी है वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है तो उसमें वो पूरी तरह एग्जम्प्टेड है, उसको उस पे किसी तरीके का कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। दूसरा इज फुली टैक्सेबल, अगर वो किसी प्राइवेट एम्प्लॉय को मिल रही है तो उसके लिए वो टैक्सेबल है। 10 सबसेक्शन 3 ग्रेच्युटी डिफरेंट टैक्सेबल ऑफ नॉन ग्रेच्युटी डिपेंड अपॉन फैक्टर लाइक, वो फिर अलग अलग डिपेंड करता है कि उसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो क्या हो जाएगा आंसर? बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ग्रेच्युटी रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट इज एग्जम्प्टेड, नॉन गवर्नमेंट इज फुली टैक्सेबल। 29 हाउस प्रॉपर्टी, ये तो क्या ही क्वेश्चन है यार, ये तो ज्यादा आसान आ गया। क्या बी में कुछ दिखा क्या? क्या बोल रहा है? अच्छा ये भी अच्छा, मैं भी सोचूं भी कैसे है, तो गलती से ऐसा हुआ है। बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, मतलब ऐसा फॉल्स होना चाहिए था वो, चलो कोई बात नहीं, समझ गया, मैं समझ गया, हो जाती है गलती। हाँ, कौन सी बड़ी बात है यार। ये तो सिंपल आ गया, इसको तो कुछ नहीं। क्या बोल रहा है? रेंट इनकम फ्रॉम द रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, ठीक है, ये तो सिंपल है। हाउस प्रॉपर्टी अदर सोर्सेज आर कैटेगराइज्ड फ्रॉम डिफरेंट है, ठीक है, बाकी अलग अलग हेड्स की बात हो रही है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, 3 पार्ट्स में लेंगे क्लास, 2 कर लेंगे, परसों खत्म कर देंगे, ठीक है, 4 को खत्म हो जाएगा है ना। आज कितनी है? अच्छा 3, 5 को खत्म हो जाएगा, तो 5 को पूरा दिन आपका फ्री रहेगा, 6 का पूरा दिन आपका फ्री रहेगा, तो 7 को बस रिलैक्स होकर पेपर दीजिएगा, एकदम से दिमाग ठंडा रखिए, एकदम से शांति से। हाउस प्रॉपर्टी का स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी है? अब सैलरी पे तो बता दिया स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी है, 50,000 है सैलरी पे, लेकिन हाउस प्रॉपर्टी का स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी है? कितना है? 30% ऑफ एनुअल वैल्यू या फिर ग्रॉस एनुअल वैल्यू, एनुअल वैल्यू या ग्रॉस एनुअल वैल्यू, एनुअल वैल्यू ग्रॉस एनुअल वैल्यू, स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑन हाउस प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है? 30% नेट एनुअल वैल्यू, तो एनुअल वैल्यू या नेट एनुअल वैल्यू, एनुअल वैल्यू नेट एनुअल वैल्यू, यही हुआ है, कहीं ग्रॉस नहीं होगा, नेट एनुअल वैल्यू, मतलब ये एनुअल वैल्यू नेट एनुअल वैल्यू पे होगा, ग्रॉस पे नहीं होगा, लिख लो इस पे, नेट एनुअल वैल्यू पे, नेट एनुअल वैल्यू, ठीक है, ग्रॉस पे नहीं होगा। या फिर ये देखो, अगर ये नेट इधर देख रहे थे तो यहाँ पर 10% है, या तो इधर लिखा हुआ होता, नहीं तो यहाँ पे 30% लिखा हुआ होता, तब भी क्या हो जाता, सही होता, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को एक मैराथन का लिंक इसी कोर्स में दे रहा हूं, मेरी मैराथन इनकम टैक्स की, वो अच्छी क्लास है, उसको आप पढ़ सकते हो, 2.5 घंटे की क्लास है, 2 घंटे 45 मिनट की क्लास है, तो उसमें ये काफी सारे, उसमें 5 अच्छे टॉपिक मैंने पढ़ा रखे हैं, तो जिनको बिल्कुल भी नहीं आता वो कर लीजिएगा, लीगल लाइव होगा, टेंशन मत लीजिए, सब लाइव होगा, घबरा करो। अभी उसका लिंक जैसे क्लास खत्म हो जाएगी तो आपको वो लिंक है वो मिल जाएगा, ठीक है। अगले 2 क्लासेस, एक इसकी रहेगी और एक अकाउंट्स की, बस सुबह मॉर्निंग में आपका पूरा जो कॉमर्स है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। चल इसी कोर्स में मिल जाएगा लिंक, 5 मिनट में चेक करना, चल थैंक यू सो मच, बाय। थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, और उसके बाद फिर कुछ बातें आपको बताएंगे और सेशन को खत्म करेंगे। ये पीडीएफ आपको कल इसी वजह से दे दी थी ताकि आप लोग अपना रिवीजन कर लें। कितने सवाल हो गए थे, कोई बताएगा मुझे कमेंट में? ओके 60 हो गए थे। चलो 20 और कर लेते हैं, 20 आपके है ना। चलो यहां से शुरू करते हैं। चलो वैसे तो अब आपको बन जाना चाहिए क्योंकि आपको ये पीडीएफ मैंने दे दी थी। चलिए इसका उत्तर दीजिए। Sir, I tried solve past year questions and I was happy that I was able to solve 80% of them. चलो अच्छी बात है बेटा।
by the possession of disputed property, how is the income generally accessible for tax purpose? अगर किसी इस तरीके की डिस्प्यूटेड इनकम मतलब एक प्रॉपर्टी हो, जैसे बोलते हैं ना कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी हो और उस पे किसी तरीके की इनकम आ रही हो, तो उसको ना बाकी सब चीजों से सेपरेट रखा जाता है और सब चीजों पे सेपरेट रखा जाता है और उसके लिए एक सेपरेट कैटेगरी बनाई जाती है. इट इज नॉट, ऐसा नहीं है कि डिस्प्यूटेड है तो भैया टैक्स नहीं लेंगे, वो टैक्स तो आपसे लेंगे ही, और ना तो इसको सैलरी इनकम में ना ही बिजनेस इनकम में. इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट ने कुछ स्पेसिफिक प्रोविजंस बना रखी हैं, तो उन स्पेसिफिक प्रोविजन के बेसिस पे ही इनको क्या किया जाता है, इनको टैक्स, इन पे टैक्स है वो लिया जाता है. क्लियर है, याद रखिएगा. तो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी के केस में ये पॉइंट होता है. कौन से केस में डीम्ड ओनरशिप होगी? जैसे सुबह ही आपने डीम्ड वाला पॉइंट पढ़ा था. डीम्ड ओनरशिप कब होगी? अगर हाउस प्रॉपर्टी आपने ट्रांसफर कर दी है या तो स्पाउस को या फिर माइनर चाइल्ड को. अगर इस तरीके का केस है तो वहां पर इज नॉट कनेक्टेड विद एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट. मतलब ये बोला गया है कि अगर डीम्ड ओनर का मतलब है कि हाउस प्रॉपर्टी आपने ट्रांसफर कर दी है, इज नॉट कनेक्शन विद एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट. इफ द ट्रांसफर इज नॉट इन कनेक्शन विद एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, तो क्या है, लिव अपार्ट वाला केस है वो नहीं होना चाहिए. तो इंडिविजुअल मेकिंग द ट्रांसफर इज कंसीडर्ड टू बी डीम्ड ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी फॉर द सेल्फ होल्ड. अभी आप लोगों को पता है कि एक होता है असेसी, एक होता है डीम्ड असेसी, एक होता है असेसी इन डिफॉल्ट. तो असेसी की भी डिफरेंट कैटेगरीज हैं. तो उसके अंदर ही जो डीम्ड ओनरशिप की एक डीम्ड असेसी की कैटेगरी बन रही है, जिसके अंदर ये है कि अगर वो ट्रांसफर की जा रही है तो डीम्ड ओनर उस केस में ही होगा अगर वो दैट इज नॉट कनेक्शन विद एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट. क्या बोल रहा है? तो सही विकल्प है यदि स्थानांतरण अलग रहने के समझौते से संबंधित नहीं, सेपरेट ना रहने वाला. इसमें से कौन सी डीम्ड ओनरशिप की एग्जांपल है? फॉलोइंग सिचुएशन इज डीम्ड ओनरशिप एप्लीकेबल एज पर सेक्शन 27 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट. डीम्ड ओनरशिप का जो कांसेप्ट है इसमें दोनों चीजें आप लोगों को मिल गई हैं. इम्पार्टिबल स्टेट्स, किसी अप्राप्त संपत्ति का धारक. इसका मतलब भी सेम जो आपने पढ़ा, डीम्ड ओनरशिप अंडर सेक्शन 27 इज ऑन एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल हु इज इम्पार्टिबल स्टेट. इम्पार्टिबल स्टेट का मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टी और स्टेट दैट कैन नॉट बी पार्टीशनड और डिवाइडेड अमंग द हियर्स टिपिकली ड्यू टू लीगल और कस्टमरी रीजंस. मतलब उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता. सेम टू सेम पहले का लिव अपार्ट नहीं रखा जा सकते हैं, उसी तरीके से ये भी है. तो उस केस में आपको डीम्ड ओनर माना जाएगा चाहे वो मल्टीपल हियर्स के बीच में राइट्स हो या ना हो, उससे कोई लेना देना नहीं है. तो ये वाला भी पॉइंट इसी से रिलेटेड था जो ये था, नॉट टू लिव अपार्ट. और दूसरा इम्पार्टिबल स्टेट, समझ रहे हो ना, उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता. दैट कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड एट ऑल, उसको डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं किया जा सकता इस वजह से. नेक्स्ट, आप इस पीडीएफ को पढ़ के नहीं आए हो क्या? आपको पूरी पीडीएफ मैंने दे दी थी, ये पढ़ के नहीं आए क्या? लास्ट में था ना, टेक पार्ट टू परफॉर्मेंस, पोजेशन टेक, ये भी हो सकता है, मैंने पढ़ा ही नहीं. यस, ये भी हो सकता है. तो आंसर ए और बी, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है. ठीक है, पोजेशन टेकन ऑन पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. समझ आए? क्या बोलता है? अ पर्सन हु इज अलाउड टू टेक और रिटेन पोजेशन ऑफ एनी बिल्डिंग देयरऑफ इन पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट शैल बी डीम्ड टू बी ओनर ऑफ द बिल्डिंग और पार्ट देयरऑफ. तो दोनों होगा. ठीक है, ये वाला भी होगा और ये वाला भी होगा. ठीक है, मैंने चौथी ऑप्शन पढ़ी है. फोर्थ भी होगा बेटा, बिल्कुल होगा.
12 साल, कम से कम 12 साल, मतलब नॉट लेस देन, लिखा हुआ ना, नॉट लेस देन 12 इयर्स, 12 साल से कम। वेन द लीज इज नॉट लेस देन 12 साल से कम नहीं है, उस केस में यू विल कंसीडर एज द ओनर ऑफ द बिल्डिंग और पार्ट देयर। क्लियर, ये सिंपल था। 12 साल का पीरियड, लेस देन, नॉट लेस देन 12 इयर्स, ये पीरियड आप लोगों ने क्या करना है याद। अगला सवाल, डीम्ड ओनरशिप का मीनिंग क्या होता है? का बताइए, डी या बी? डीम्ड ओनरशिप में ट्रांसफर का क्या मीनिंग होता है? इसका मीनिंग होता है किसी भी तरीके की, चाहे वो गिफ्ट हो, चाहे वो सेल हो, चाहे वो लीज हो, चाहे वो पोजेशन हो। अभी तो बताया, लीज वाला कंसेप्ट अभी तो पढ़ाया था, पोजेशन वाले से पहले आया था, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाला उससे पहले आया था। सो एनी फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी ट्रांसफर इंक्लूडिंग गिफ्ट, सेल, लीज और पोजेशन। एनी फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी ट्रांसफर इंक्लूडिंग गिफ्ट, सेल, लीज और पोजेशन। In the context of 27, transfer encompass a wide range of property transactions. किसी भी मतलब ट्रांसफर हो रहे हो ना, ट्रांसफर का मतलब ये थोड़ी है कि सिर्फ सेल किया। ट्रांसफर तो लीज, किसी को लीज पे आपने कुछ दिया, वो भी ट्रांसफर हुआ। ट्रांसफर तो एक्सचेंज ऐसा हो जाता है ना कंसेप्ट, चाहे आपने किसी को सेल किया, चाहे आपने किसी को गिफ्ट दिया, आपने पोजेशन लिया, समझ रहे हो ना, प्रॉपर्टी भी नहीं ली, चाहे आपने सिर्फ पोजेशन ली। मैंने आपको प्रॉपर्टी और पोजेशन में डिफरेंस बताया था कि प्रॉपर्टी का मतलब होता है ओनरशिप, बट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का मीनिंग होता है ओनरशिप, प्रॉपर्टी का मीनिंग होता है ओनरशिप। पोजेशन का मतलब क्या होता है? फिजिकल पोजेशन बोल सकते हो, उस गुड्स को फिजिकल तौर पे। कौन सी प्रॉपर्टी है जो एग्जम्प्ट है एज पर इनकम टैक्स? इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से कौन सी प्रॉपर्टी है वो एग्जम्प्ट है? ये तो पता होगा, ये तो आप एग्जम्प्टेड इनकम में भी पढ़ते हो। कौन सी प्रॉपर्टी होती है जो साइंटिफिक रिसर्च से एसोसिएटेड होती है, मतलब अप्रूव्ड, हाउस प्रॉपर्टी ऑफ एन अप्रूव्ड साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन। ये जो रिसर्च को प्रमोट करने के लिए, जैसे आप लोगों ने ये भी पॉइंट पढ़ा होगा, जो रिसर्च पे एक्सपेंस होते हैं उसकी भी एक अलग से डिफरेंट ट्रीटमेंट रहती है। तो ये वही है, हाउस प्रॉपर्टी ओन्ड बाय एन अप्रूव्ड साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन इज एग्जम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स। इनकम टैक्स से क्या है? एग्जम्प्ट है। दिस एग्जम्पशन एनकरेज एंड सपोर्ट साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इन देयर एक्टिविटी। तो ये एग्जम्पशन से उनको प्रमोशन मिलता है, उनको क्या मिलता है? उनको और आगे बढ़ने का मौका मिलता है, कोई दिक्कत नहीं, इधर अपन को किसी तरीके का कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं। डी भी होगा क्या? ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये एग्जम्प्ट है या नहीं? एक सेकंड, हाउस प्रॉपर्टी ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एग्जाम और नॉट, ये देखना है। नो, इज नॉट एग्जाम्प्टेड। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया अगर प्रॉफिट अर्न कर रहे हो तो उस पे किसी तरीके की एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड एन इंस्टीट्यूशन अर्निंग प्रॉफिट फ्रॉम एजुकेशनल एक्टिविटीज विल नॉट गेट एग्जम्पशन फ्रॉम इनकम टैक्स। तो बोले कि एक तो प्रॉफिट अर्न कर रहे हो और दूसरा आप चाहते हो कि उसका आपको एग्जम्पशन मिले, ये तो ना हो पाएगा। दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग, ये तो मोई मोई हो जाएगा। ये स्कूल कितना पैसा अर्न करते हैं? ऑब्वियस सी बात है। किस प्रकार की संपत्ति पर आयकर से छूट है यदि वह किसी पूर्व शासक के स्वामित्व में है और इस तरह के उसे किराए पर ना दिया गया? एनी वन प्लेस और पार्ट देयरऑफ। ठीक है, ये तो सिंपल था, इसमें तो कुछ भी बताने वाला नहीं था, फिर भी एक्सप्लेनेशन में एक बार बता देता हूं। एन एक्स रूलर प्रॉपर्टी, जो पहले रूलर था, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑन अ सिंगल प्लेस और अलोंग इट इज नॉट रेंटेड आउट। वो रेंटेड आउट नहीं होनी चाहिए। दिस एग्जम्पशन रिस्पेक्ट द हिस्टोरिकल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ प्रॉपर्टीज। अगर उसको बताया ना, या तो वन प्लेस हो या अदर पार्ट हो किसी का, जो लेट आउट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, समझ लो ना, कि उससे कोई अर्निंग ना हो रही है। अगर अर्निंग हो रही है फिर नहीं, ये भी कंडीशन साथ में है कि किसी भी तरीके की अर्निंग, तो लेट आउट करोगे तो ऑब्वियसली बात है अर्निंग आएगी। लेट आउट नहीं करना है, ये देखना है कि उसके बेसिस पे आपको कितना विदाउट अर्निंग उसको एग्जम्पशन एग्जाम किया गया। लद्दाख में बेटा हर जगह भी डोनेशन चलती है स्कूलों में। आजकल स्कूलों का लेवल मतलब क्या ही बताएं। लद्दाख की है तो इसमें अगर वहां पर बिजनेस और प्रोफेशन में, याद रखिएगा कुछ स्टेट्स के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं। देयर आर सम सेपरेट और स्पेसिफिक प्रोविजंस। कुछ स्पेसिफिक प्रोविजंस हैं, क्या है? कुछ स्पेसिफिक प्रोविजंस हैं कुछ स्टेट्स के लिए सेपरेटली। उसी के अंदर लेह लद्दाख में है हाउस प्रॉपर्टी यूज्ड फॉर बिजनेस और प्रोफेशन। इफ अ पर्सन रिसाइडिंग इन लद्दाख uses a house property for their own business or profession, it is
80,000 रुपए नर्सरी के बच्चे की एडमिशन। रिस्पेक्ट टू रॉ मटेरियल नहीं आएगा, फिक्स्ड एसेट है वो आएगा फ्यूचर। देखो आप किसको किसको लोगे, डी और ई को, ट्रेडिंग ऑन डेरिवेटिव्स, मतलब ट्रेडिंग आएगा, फ्यूचर्स नहीं आएगा, ठीक है। फ्यूचर्स तो इससे अल्टीमेट फ्यूचर का ऑब्जेक्टिव कुछ और है, लेकिन डेरिवेटिव्स, कमोडिटी डेरिवेटिव्स, डी और ई आएगा, और साथ में कौन सा आएगा, मटेरियल, जो नहीं है, ये वाले हैं, मतलब बी सी, ये वाला, ये नहीं। हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट, रॉ मटेरियल, हेजिंग इन स्टॉक शेयर्स, फॉरवर्ड ट्रेडिंग ऑन कमोडिटी एंड ट्रेडिंग ऑन डेरिवेटिव्स, याद रखिए। फ्यूचर है, सॉरी फॉरवर्ड है, फ्यूचर नहीं है, सॉरी फ्यूचर नहीं है, फॉरवर्ड ये वाले विल नॉट, नहीं है फ्यूचर, क्योंकि फ्यूचर और फॉरवर्ड में आपने पढ़ा है ना दोनों में डिफरेंस। फ्यूचर थोड़ा सा ओटीसी पे, फ्यूचर है वो एक्सचेंज पे, और जो फॉरवर्ड है वो ओटीसी पे काम करता है, ओवर द काउंटर, ओवर द काउंटर। बढ़िया, सही टाइम पे पढ़ दिए हम तो। 5वीं तक मेरी 5 रुपए फीस होती थी। एडिशनल डेप्रिसिएशन ये तो पढ़ा होगा। सीरियसली मेरी 5 रुपए फीस होती थी, पहली क्लास में 1 रुपए थी, दूसरी में 2, तीसरी, चौथी, 5वीं में 5 रुपए फीस होती थी, 6वीं से 8वीं तक 10 रुपए, इतनी ही फीस होती थी। न्यू मशीनरी और प्लांट एक्वायर्ड आफ्टर 31 मई 2005, अगर वो 31 मई के बाद आपने एक्वायर किया है या प्लांट को या मशीनरी को। सेकंड हैंड प्लांट आर नॉट एलिजिबल, लेकिन अगर वो सेकंड हैंड है फिर नहीं, वो एडिशनल होगा सिर्फ और सिर्फ किस पे, न्यू मशीनरी पे। किस पे होगा, न्यू मशीनरी पे होगा। वही सोच रहा हूँ मैं, आज के टाइम पे तो हम पढ़ ही नहीं पाते यार, हम तो अनपढ़ रह जाते। बस ये बड़े बड़े स्कूल है ना, ये भी बस मैंने देख लिया नाम के ही है यार। जिसने जिंदगी में तरक्की करनी है ना, वो सरकारी स्कूल से भी कर लेगा, और जिसने कुछ नहीं करना ना, उसको फिर किसी बड़े स्कूल में भी डाल दो, वो कुछ नहीं कर पाएगा। कितनी होगी, 180 दिन से कम के केस में 10%। If the plant and machinery put for use for less than 180 days, only 10% of additional depreciation allowed on actual cost। अब ये वाले तो बिल्कुल स्टैटिक क्वेश्चन है, तो इसमें वो कुछ ज्यादा करने की जरूरत है। अच्छा, इसमें एक और बात बताता हूँ। अगर मोर देन ज्यादा हो, 180 दिन से ज्यादा है तो 17.5%, ये भी याद रखिए। क्या बोला, if asset used for more than the period of then the additional depreciation permissible is 17.55%। According to section 3280, a new deduction of 15% on new plant and machinery in the year of installation and not in the year of purchase। कहाँ पर, installation, not the purchase। Additional depreciation किस किस तरीके के बिजनेस के लिए अवेलेबल है? वन 182 डे से कम के केस में 10% है, 182 डे से ज्यादा है तो 17.5%। अरे साथ में कंडीशन भी तो देख लो बेटा, एडिशनल डेप्रिसिएशन की बात हो रहा है, एडिशनल वर्ड लिखा हुआ है साथ में, एडिशनल। बिजनेस, जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। प्रोफेशन पे, ऑल टाइप पे नहीं होगा, और ट्रेडिंग पे कैसे होगा, देखो ये तो बिल्कुल कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है। जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, तो वहां पर जो प्लांट्स वगैरह लगाए जा रहे हैं उसके एडिशनल डेप्रिसिएशन इज अवेलेबल फॉर बिजनेस इंगेज्ड इन जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। नेक्स्ट, कहां पर आप डेप्रिसिएशन एडिशनल को क्लेम नहीं कर सकते, कहां पर नहीं क्लेम कर सकते?
आउटसाइड इंडिया एडिशनल डेप्रिसिएशन को क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, अगर प्लांट और मशीनरी कहां पर इस्तेमाल हो रही है, इंडिया से बाहर हो रही है, ठीक है, तो वो तो सिंपल लॉजिक है। कैन नॉट बी क्लेम्ड फॉर यूज्ड आउटसाइड इंडिया बट इज एप्लीकेबल फॉर P&M इंस्टॉल्ड इन द ऑफिस प्रीमिसेस। अगला जो अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन होती है, देखो ये वाले क्वेश्चन वो हैं जो आप लोगों को पता है ना, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। आपने मैराथन देखी 3 घंटे वाली, मैंने आपको बोला था इनकम टैक्स की मैराथन 3 घंटे वाली, उसमें 5-6 टॉपिक पढ़ाए थे मैंने अच्छे तरीके से उसमें क्वेश्चंस मैंने कवर करवाए थे आप लोगों को, अगर आपने वो देखी है। Unabsorbed depreciation. It must be allowed to carry forward. ठीक है, तो वो पूरा चार्ट बनाया था, उसमें इस सब चीजों के बारे में बताया हुआ था। Must be allowed to carry forward for future years. This means that if business cannot fully utilize its depreciation allowance in a particular year, it can offset future profit with unabsorbed depreciation amount to reduce the tax liability in the subsequent year. आने वाले समय में उससे एडवांटेज लिया जा सकता है। मतलब ऐसा नहीं कि इसी साल में उसको आप आगे कैरी फॉरवर्ड करते रहते हो। नेक्स्ट, अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन के लिए कौन सी स्टेटमेंट सही है? पेपर बेटा दोनों लैंग्वेज में होता है, आप वहां पे ऊपर ना ऐसे लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन होता है। अभी मैं 8 बजे सेशन लूंगा लास्ट रिवीजन वाला, मतलब लास्ट मोमेंट पे क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो उसको जरूर से देखिए, उसमें सारे पॉइंट्स बताऊंगा, उसमें ये सारे पॉइंट्स बताऊंगा। मतलब एक टाइम पे एक ही दिखेगा, लेकिन आप उसको चेंज कर सकते हो। There can be carry forward if business is still in existence, it requires the submission of return of loss. There is the maximum limit on which it can be carry forward. Brought forward losses has priority over unabsorbed depreciation. ये तो बाकी गलत है। Brought forward losses has priority over unabsorbed depreciation. This means that if there are both unabsorbed depreciation and carry forward business losses, the losses from previous year will be adjusted before. मतलब उससे पहले, क्योंकि अगर आप सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड देखते हो तो उसका एक आप लोगों को एक सीक्वेंस देखने को मिलता है, ठीक है, बट यू फाइंड अ सीक्वेंस, आपको एक सीक्वेंस देखने को मिलता है, उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन वो बाद में आती है। ठीक है, नेक्स्ट, स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे अगर कोई खर्चा है तो उस पे आप 100% क्लेम कर सकते हो रिडक्शन। वो कौन से सेक्शन के अंडर आती है? सर आप आओगे? हाँ आऊंगा, लेकिन एग्जाम के बाद आ पाऊंगा, सुबह तो आपके पास भी टाइम नहीं होगा ना, क्योंकि कॉमर्स का पेपर ही फर्स्ट शिफ्ट में है। तो मैं कोशिश करूंगा 12 बजे तक पहुंच जाऊंगा, अगर मुझे कोई पहचान ले वहां तो। सीसीडी, ये आपकी 35 सीसीडी है, वो 100% रिडक्शन है अगर आपने कोई स्किल प्रोजेक्ट पे है, स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे। ठीक है, ये सारे स्टैटिक क्वेश्चन आज ना लगभग सारे स्टैटिक क्वेश्चन है, तो आप इसको सिंगल लाइन में लिख सकते हो। अगर एन टाइम पे आप लोग इनको पढ़ लोगे, हो सकता है एक आध ऑप्शन बन के आ जाए, है ना, एक आध चीज आपकी बन के आ जाए। कॉफी, क्या सीसीडी को क्या बोलते हैं? कैफे कॉफी डे? पता नहीं भाई, मैं तो, हम तो कभी गए नहीं है। अभी सीसीडी में तो 100% हो गया, तो सीसीए में कितनी है? सीसीए में कितनी है? आइए आइए बेटा सब आइए। बस एक बार गो थ्रू हो जाना, देखो तो बहुत हो गया, जितना पढ़ना तो पढ़ लिया, कोई बहुत लोड लेने की जरूरत नहीं है, बस इसके बाद चिल करो बस। इसमें भी 100% रिडक्शन है, क्योंकि ये भी रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए है। एक्सपेंडिचर इंकर्ड फॉर कैरिंग रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम 35, बस ये याद रखिएगा कि 35 सीसीडी किसके लिए है और 35 सीसीए किसके लिए है। इसमें तो सीए है तो रूरल डेवलपमेंट से याद रख सकते हैं कि सीए की ड्यूटी रूरल एरिया में लगे। आपको बरिस्ता पसंद है? कहाँ है बरिस्ता? 400 रुपए में चाय पिला देते मिट्टी डाल के। बैड हैबिट के रिडक्शन के लिए कौन सा पॉइंट सही है? अरे बैंड और एंड, इनके पास बड़े बड़े नाम है, अंदर कुछ नहीं है।
shall be allowed. Written bad debit, देखो अगर आप इसकी explanation पढ़ते हो ना, deduction for bad debit written off irrecoverable while the provision for bad debit doubtful is not allowed. किसके लिए है? bad के लिए है, of irrecoverable, but जो doubtful है उसके लिए नहीं है, क्योंकि doubtful अभी हो या ना हो उसके लिए क्या है? कुछ भी नहीं कह सकते हैं, doubtful है उसके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता. In the case of successor of a business, how are bad debts allowed as deductions? बारिश कहां हो रहा है? सेंटर की प्रॉब्लम तो आपकी सॉल्व हो गई होगी ना? ये तो सिंपल है, बिजनेस वाइज, ये तो पढ़ा होगा आप लोगों ने. डिडक्शन एज अ बिजनेस वाइज नॉट असेसिव वाइज. ठीक है, कैसे होता है? बिजनेस वाइज होता है स्पेसिफिक. एक क्वेश्चन और करेंगे, बस 80 करेंगे, 20 आप देख लीजिएगा, बहुत होगी पढ़ाई. ऑलमोस्ट हमने सारी चीजों को कवर कर लिया है. 1000 में से तकरीबन आप ये मान के चलिए 870 के करीब क्वेश्चन, 860 हमने क्लास में डिस्कस कर दिया, और बाकी पीडीएफ पीवाईक्यू सब हो गया. बस अब शांति से बैठ जाओ, अब दिमाग को ठंडा रखे ना, बस शांति से बैठ जाओ, दिमाग को ठंडा रख दो. यस, इन द ईयर इट वाज एक्चुअली रिकवर्ड. ठीक है, रिकवर्ड वर्ड याद रखना है. रिकवर, कौन सा वर्ड? रिकवर्ड वर्ड आप लोगों ने क्या करना है? याद रखना है. तो इधर इसकी एक्सप्लेनेशन, बैड डेट रिकवर्ड इज टैक्सेबल इन द ईयर इट वाज एक्चुअली रिकवर्ड, नॉट इन द ईयर इट वाज इनिशियली रिटन ऑफ. तो यहां पर भी बैड डेट रिकवर्ड है और टैक्सेबल भी उसी ईयर में होगा जिसमें इसको एक्चुअली आपने रिकवर किया. ठीक है, तो बात ध्यान से सुन लीजिए, 2-3 बातें. सबसे पहले तो कल एक जूम सेशन होगा, उसकी मैं अपडेट आपको एप्लीकेशन में भी भेज दूंगा. बाकी आप शाम को एक बार या मॉर्निंग में इसी कोर्स को, इसकी किसी कोर्स की सबसे पहली लिंक देख लेना. एक जोन का लिंक दे दूंगा, तो आप लोग अगर अवेलेबल हुए तो ज्वाइन कर लीजिएगा. कल वही जो मॉर्निंग के टाइम पे क्लास होती है ना 10:30, तो 10:30 बजे ही हम जोन सेशन रखेंगे. ठीक है, कॉमर्स वाले बच्चों